हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोरियन लैंग्वेज लर्निंग कोर्स में। जी हाँ, मैं हूँ गौरव निगम और आप लोगों में से कई लोगों ने मेरी वेबसाइट देखी होगी जिस पर मैंने कोरियन लैंग्वेज के लेसन्स अपलोड किए हैं। कई लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी देखा होगा जहाँ मैंने वीडियो मॉड्यूल्स बनाए हैं जिनके थ्रू मैं कोरियन लैंग्वेज को पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। और आप में से कई लोगों ने मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ स्क्रीन पर जो वेबसाइट एड्रेस दिख रहा है उस पर जाकर मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मेरी वेबसाइट पे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स से और इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज़ से लोग विज़िट करते हैं। उनमें से कुछ मेरे कोरियन लैंग्वेज की जो वर्चुअल क्लासरूम है उसे भी देखते हैं, और मेरी वेबसाइट में और बहुत सारे सेक्शंस हैं जिस पर जाकर लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट बनाने का पर्पस यही था कि इंडिया में आज के टाइम में के पॉप, के ड्रामास, BTS इन सब के चलते बहुत सारे लोग कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन इंडिया के हर स्टेट में, इंडिया के हर एरिया में वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे जो मेथड्स हैं या जो मीडियम्स हैं वो अवेलेबल नहीं है कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए या कोरियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए। तो उन लोगों को ऐसे में यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ती है या इधर उधर इंटरनेट पे जाके कुछ छोटे मोटे वर्ड्स, थोड़े बहुत डेली यूज़ के वर्ड्स इधर उधर से उठाने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। तो उन लोगों के लिए एक प्रॉपर चैनल बने कोरियन लैंग्वेज सीखने का, उन लोगों को एक बिल्कुल बेसिक लेवल से, एक स्क्रैच लेवल से उस लेवल तक कोरियन लैंग्वेज पढ़ने का एक मौका मिले जहाँ वो एक डेली की कन्वर्सेशंस कर सकें। उस पर्पस से इस वेबसाइट को मैंने बनाया था। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई कि सर आपने वेबसाइट में जो भी लेसन्स डाले हैं या अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस बनाए हैं वो सभी इंग्लिश में हैं, और बहुत से लोग स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट से हैं वो लोग हिंदी के ज़रिए कोरियन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। और मुझे भी लगता है कि कोरियन लैंग्वेज पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका हिंदी है। इनफैक्ट हिंदी लैंग्वेज बोलने वालों के लिए एक एडवांटेज है कि अगर वो कोरियन सीखते हैं तो वो दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी कोरियन सीख सकते हैं, क्योंकि कोरियन का ग्रामर स्ट्रक्चर, उसका सेंटेंस पैटर्न, उसके एक्सप्रेशंस वो सब कुछ हिंदी जैसे ही हैं। इनफैक्ट कई सारी वोकेबलरीज़ भी हिंदी से मिलती हैं। इस लेसन के ज़रिए, हालांकि आप इस वक्त वीडियो में कुछ भी नहीं देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि खाली स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ऑडियो क्यों चल रहा है। ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और एक तरह से एक पॉडकास्ट है जिसके ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि अब मैं कोरियन लैंग्वेज के लेसन्स को हिंदी में भी पढ़ाना शुरू करूँगा, जिससे कि वो लोग जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग कोरियन लैंग्वेज को अच्छे तरीके से हिंदी के ज़रिए पढ़ सकें। मेरा वेबसाइट पे लेसन्स इंग्लिश में अपलोड करने का या फिर यूट्यूब मॉड्यूल्स इंग्लिश में बनाने का एक रीज़न था। एक्चुअली 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि मेरी वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने बताया, कि सिर्फ इंडिया से ही नहीं, और इंडिया में भी सिर्फ नॉर्थ इंडिया से नहीं, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स से और इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स से, बहुत सारे कंट्रीज़ से लोग विज़िट करते हैं। अब वो सारे लोग, अगर मैं सिर्फ हिंदी में लेसन्स डालूँगा तो वो इसे समझ नहीं पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वेबसाइट एक पर्टिकुलर क्लास तक ही लिमिटेड रहे। कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी स्टेट को बिलोंग करता हो, किसी भी कंट्री को बिलोंग करता हो, अगर वो सीखना चाहता है तो वो मेरी वेबसाइट के ज़रिए आसानी से सीख सके। दूसरी चीज़ ये, अभी मैंने आपको बताया कि कोरियन लैंग्वेज अगर आप हिंदी से पढ़ते हैं तो आप और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि कोरियन का ग्रामर स्ट्रक्चर, सेंटेंस पैटर्न या फिर एक्सप्रेशंस वो सब हिंदी के जैसे ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कोरियन लैंग्वेज पढ़ने के बाद उसके साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, आप कोरियन लैंग्वेज के बेस पे कहीं जॉब करना चाहते हैं, या कोई फ्रीलांस काम करना चाहते हैं। कुछ भी करेंगे तो उसके अंदर 2 लैंग्वेजेस को यूज़, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं तो 2 लैंग्वेजेस का यूज़ ज़रूर होगा। एक फ़ॉरेन लैंग्वेज जो आप सीखते हैं, और एक होती है मीडियम लैंग्वेज। जो फ़ॉरेन लैंग्वेज आप सीखते हैं उसे कहते हैं टारगेट लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज आपकी मदर टंग है या जो लैंग्वेज आप, जिस लैंग्वेज के ज़रिए आपको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है या इंटरप्रेट करना है, वो होती है मीडियम लैंग्वेज। अब यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल सोसाइटी में एंटर करना चाहते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लिंक लैंग्वेज, जो ब्रिज लैंग्वेज, जिसे हम लिंगुआ फ्रांका कहते हैं, वो इंग्लिश है। तो अगर अब मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने कोरियन लैंग्वेज पढ़ी थी, लेकिन ज़्यादातर लोग कोरियन लैंग्वेज पढ़ के छोटी मोटी कंपनी में काम कर रहे हैं या टूरिस्ट गाइडिंग करा रहे हैं,
वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उन्होंने कोरियन पे तो बहुत अच्छे से काम किया। उनकी कोरियन कमांड अगर आप देखेंगे तो मुझसे भी बेहतर होगी। अगर आप गाइडिंग कराते हैं या आप कोरियन टूरिस्ट के साथ रहते हैं तो आप बहुत फ्लुएंसी में कोरियन बोल सकते हैं, आप बहुत जल्दी कोरियन पिक कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इंग्लिश पर उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि ठीक है, मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के कंफर्ट के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए हिंदी में भी लेसन्स अपलोड करने जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ आप कोरियन लैंग्वेज के ऊपर इतना डेडिकेट होकर काम करने वाले हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डेडिकेशन इंग्लिश के लिए भी रखिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप एक इंटरनेशनल सोसाइटी में एक अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग कोरियन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आजकल कोरियन लैंग्वेज सीखने का, हमारे टाइम में कोरियन लैंग्वेज सीखने का दूसरा पर्पस हुआ करता था। हम लोग स्कॉलरशिप देखते थे या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते थे। बट आजकल लोग कोरियन ड्रामा, कोरियन पॉप कल्चर, एक बहुत बड़ा कल्चर शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा इंडिया में। धीरे धीरे लोग कोरियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, कोरियन कल्चर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, कोरियन मूवीज़ देखते हैं, कोरियन ड्रामास देखते हैं, कोरियन म्यूज़िक सुनते हैं। तो इसलिए बहुत से लोगों का इंटरेस्ट इस लैंग्वेज की तरफ हो रहा है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि कोरियन लैंग्वेज वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज है इस दुनिया की। तो कोरियन लैंग्वेज सीखने वालों के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि कोरियन लैंग्वेज में लीस्ट एफर्ट के साथ आप बेस्ट रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसके कुछ प्रूफ्स मैं आपको बता सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि कोरियन में सबसे कम अल्फ़ाबेट, जैसे अगर आप हिंदी के अंदर देखें या इंग्लिश के अंदर देखें या किसी और अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज में देखें, चाइनीज़ और जापानीज़ तो स्क्रिप्ट होती है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज के अंदर अगर आप अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 10 वॉवल्स हैं और 14 कॉन्सोनेंट्स हैं। मतलब टोटल 24 बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको मिला के आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। तो कोरियन लैंग्वेज इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही ईजी है। दूसरी चीज़, कोरियन लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट हम आज देखते हैं, और कोरियन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। अब कुछ लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे कि भाई नहीं, वर्ल्ड की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज तो हमारे हिसाब से संस्कृत है या हो सकता है ग्रीक हो। एक्चुअल में कोरियन लैंग्वेज के अंदर जो भी वॉवल्स बनाए गए हैं, जो भी कॉन्सोनेंट्स बनाए गए हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से नेचुरल एलिमेंट्स की साउंड या नेचुरल एलिमेंट्स से लिया गया है। और उस स्क्रिप्ट को बनाने के लिए काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के ऊपर रिसर्च की गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि पुरानी लैंग्वेज जो हो वही सबसे साइंटिफिक हो। जो चीज़ पुरानी होती है, जो चीज़ सबसे पहले आती है, उस चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ें इनोवेट होके और बेहतर बनती हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ आपको। जैसे कि मोबाइल की शुरुआत की थी मोटरोला ने। अब आज मोटरोला ने उसके ऊपर कोई इनोवेशन नहीं किया, नतीजन मोटरोला का मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है। इनिशियली जब मोटरोला ने एक बेसिक मोबाइल जो होता था वो जब बनाना शुरू किया, तो उसके बाद नोकिया ने उसको इनोवेट किया, और इनोवेट करने के बाद पूरा मार्केट उसने कैप्चर कर लिया। बट जैसे जैसे स्मार्टफ़ोन का ज़माना आया, नोकिया उस मार्केट के साथ चल नहीं पाया, और धीरे धीरे उस मार्केट को सैमसंग, एप्पल और दूसरी कंपनीज़ ने टेक ओवर कर लिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को पहले, सबसे पहले किसने ईजाद किया है, किसने बनाया, या कौन सी चीज़ सबसे पहले आई है, उस चीज़ को लेकर और बेहतर किसने बनाया है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो चीज़ और बेहतर होगी। तो कोरियन लैंग्वेज की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो कोरिया में बहुत सारी डायनेस्टीज़ हुई हैं। कोरिया के अंदर एक डायनेस्टी थी, चोसन डायनेस्टी। उसके चौथे किंग सेजोंग सन 1443 1443 में वो चोसन डायनेस्टी के 4th किंग थे। और उस समय क्या था कि कोरियन लैंग्वेज की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। कोरियन लैंग्वेज के लिए भी लोग मतलब बोलते तो जैसे अभी बोलते हैं वैसे ही बोलते थे, लेकिन लिखने के लिए चाइनीज़ का इस्तेमाल करते थे। और इसी वजह से कोरियन लैंग्वेज की ज़्यादातर वोकेबलरीज़ चाइनीज़ से ड्राइव्ड हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज से ही ली गई हैं। तो उस समय क्या था कि ये लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट थी, ये लिखना इतना आसान नहीं था, इसको सीखना इतना आसान नहीं था। और उसको सिखाने वाले जो स्कूल्स थे वो आम लोगों को ये नहीं सिखाते थे। सिर्फ जो रॉयल्टीज़, जो राजा के दरबार में जो मंत्री हैं या जो हाई क्लास के लोग थे, जिन्हें कोरियन में यांगमान कहते हैं,
वो लोग इसको सीखते थे और उन्हीं लोगों का हाथ होता था कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं, जो कंट्री के लिए क्या रूल्स बनेंगे, क्या पॉलिसीज़ बनेंगी, उन सब को बनाने में इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन होता था। तो जब किंग सेजोंग राजा बने तो उन्होंने सोचा कि नहीं, एक आम आदमी को भी ये हक है कि वो पढ़े, उसको भी पढ़ना आता हो, वो भी लिटरेट हो और कंट्री के लिए जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो भी रूल्स बन रहे हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं, वो उस चीज़ों को समझ सके। और वो जो किंग सेजोंग थे, ये मतलब एकेडमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब एकेडमिक्स को बहुत प्रेफर करते थे, एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते थे और ख़ुद भी स्कॉलर थे। और इन्होंने अपने जो दरबार था उसमें जो भी मिनिस्टर्स थे, जो भी स्कॉलर्स थे, उन लोगों की एक टीम बनाई और उस टीम को इन्होंने पूरे वर्ल्ड में भेजा, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में, कि आप जाओ और हर जगह की लैंग्वेज के ऊपर स्टडी करो, रिसर्च करो और उस लैंग्वेज के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, जो भी एक्सप्रेशंस हैं, उन चीज़ों को नोट्स बना के लेकर आओ। तो किंग सेजोंग के कहने पर ये सारे स्कॉलर्स जो हैं अलग अलग देशों में गए, अलग अलग स्टेट्स में गए, अलग अलग लैंग्वेजेस को इन्होंने देखा, परखा, उसके ग्रामेटिकल पॉइंट्स, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके सेंटेंस पैटर्न, उसके एक्सप्रेशंस और इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी चीज़ें उनको लगी कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ इस लैंग्वेज में अच्छी है, वो हर लैंग्वेज का एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर आए। और इस तरह से इन सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को मिलाकर जब रिसर्च किया गया, जब इसके ऊपर डिस्कशन किया गया, तब इन लोगों ने मिलकर ये कोरियन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट बनाई है और इस स्क्रिप्ट को हंगल कहा जाता है। इस स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो वॉवल्स जो भी हैं उसमें एक डॉट, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यही तीन चीज़ों को मिला के, अब वो जो डॉट होती है वो अब एक छोटी लाइन में चेंज हो गया है। पहले की कोरियन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट और अभी की स्क्रिप्ट में काफ़ी फ़र्क है। तो जो वो छोटी लाइन है वो स्काई को रिप्रेजेंट करती है, जो वर्टिकल लाइन है वो ह्यूमन को रिप्रेजेंट करती है, मैनकाइंड को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो वॉवल्स बनाए गए हैं ये इन नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं। और कोरियन लैंग्वेज की ख़ास बात क्या है कि कोरियन लैंग्वेज के अंदर जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, अगर आप उन कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो उसी शेप में रहेंगी जिस शेप में वो कॉन्सोनेंट लिखा जाता है। तो कोरियन लैंग्वेज को बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है उसकी स्क्रिप्ट का। और इंडिया और कोरिया का रिलेशंस बहुत पुराने हैं। इंडिया और कोरिया का रिलेशन सबसे पहले शुरू हुआ था 13वीं शताब्दी 13th सेंचुरी में, जब अयोध्या की एक प्रिंसेस कोरिया गई थी और उन्होंने कोरिया के एक किंग से शादी की। और जो प्रिंसेस थी उनका नाम था हवांग ओक, मतलब उसको कोरियन में जिस तरह से बोला जाता है हवांग ओक। और जो कोरियन किंग थे उनका नाम था किम सुरो। तो एक्चुअली किम, आपको पता होगा कि कोरिया में एक सरनेम होता है, पर वो किम एक ही डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता, दो अलग अलग किम होते हैं। एक किम जो है वो प्रिंसेस की साइड की डायनेस्टी से प्रिंसेस की साइड की लाइन से बिलोंग करता है, और एक जो किम है वो जो किंग थे उनकी लाइन को बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से ये जो दो किम हैं ये आज भी कोरिया में आपस में शादी नहीं करते, इसी वजह से, क्योंकि ये ब्रदर सिस्टर बन जाते हैं। ये क्योंकि एक मदर लाइन फॉलो कर रहे हैं, एक फादर लाइन, सेम ब्लड लाइन है, तो इसलिए इनकी शादी, मतलब अगर कोरियन ट्रेडिशन के या कोरियन कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो इन दो किम डायनेस्टीज़ के अंदर आपस में शादियाँ नहीं होती। कोरिया और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे भी एक ही है, 15 अगस्त। लेकिन जिस दौरान इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस दौरान कोरिया से भी ट्रूप्स भेजे गए थे इंडिया को हेल्प करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। और जब कोरिया में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही थी, जब वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और ये कोरिया में बहुत फेमस हैं क्योंकि उस दौरान इन्होंने कोरियंस को प्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए एक पोएम लिखी थी। तो कोरिया में रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत फेमस हैं। तो यहाँ तक मैंने कोरियन लैंग्वेज के बारे में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। कोरियन एक डायसिलेबिक लैंग्वेज है। इसके अंदर मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लेवल की होती है, एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवल। वॉवल के बिना कोई भी कॉन्सोनेंट कोरियन लैंग्वेज में प्रोनाउंस नहीं होता। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर खाली कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करना है तो उसके लिए एक साइलेंट वॉवल होता है। हालांकि उसकी भी एक साउंड होती है, लेकिन हम उसे उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम कोई साउंड इस्तेमाल ना करना चाहें, मतलब बिना
वॉवल के आप कोई भी कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, आपको वॉवल साथ में लगाना ही होता है। तो अब जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, हालांकि मैंने इंग्लिश में तो बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, लेकिन हिंदी में अब हम इस कोर्स को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। ये तो एक पॉडकास्ट था, लेकिन अगला जो लेसन शुरू होगा उसमें हम बेसिक वॉवल्स, बेसिक कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो वो एक वीडियो लेसन होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।